तो बच्चों हम लोगों ने ना ये जो माइक्रोब्स के बारे में पढ़ रहे थे ना, तो हमने कहा था कि जितने भी माइक्रोब्स हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं ऑब्लिगेट और एक होते हैं फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट वो होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग चीजों के अंदर जो है वो अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, लिविंग चीजों के अंदर ग्रो करते हैं। मतलब अगर उन्होंने किसी इंसान को इन्फेक्ट करना है तो उस ह्यूमन के अंदर जाके वो अपने आप को मल्टीपल ग्रोथ करेंगे और अपने आप को रिप्रोड्यूस करवा के मल्टीपल टाइम्स जो है वो ग्रो करेंगे। लेकिन अगर उन्होंने किसी एनिमल को इन्फेक्ट करना है तो एनिमल के अंदर जाके, एनिमल की बॉडी के अंदर, मतलब किसी लिविंग चीज को इन्फेक्ट करके उन्होंने अपने आप को ग्रो करवाना है। लेकिन इन केस ऑफ फैकल्टेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फैकल्टेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि लिविंग चीजों के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं और हम उनको नॉन लिविंग सर्फेसिस के ऊपर भी ग्रो करवा सकते हैं। अब ये जो फैकल्टेटिव है इनके अंदर बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो बैक्टीरिया की है। बैक्टीरिया जो है हम लोगों ने नॉर्मली तौर पर लैब्स के अंदर ग्रो करवाया हुआ है। अब एक लैब के अंदर एक नॉन लिविंग सरफेस के ऊपर, चाहे वो शीशे की हो चाहे वो प्लास्टिक की हो, हम किस तरीके से किसी चीज को ग्रो करवा सकते हैं जो कि खुद लिविंग है। हम लोगों को ये पता है कि लिविंग चीजों को ग्रो करने के लिए, लिविंग चीजों को जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। ठीक है। वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हम उनको एक प्लेट में, एक ग्लास प्लेट में, एक स्लाइड के अंदर, डिशेस के अंदर हम लोग उनको वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अब जैसे ये देखें, ये एक कल्चर मीडिया बना हुआ है। ठीक है। अब ये जो आपको पिंक कलर का लिक्विड या रेड कलर का लिक्विड नजर आ रहा है, ये क्या है? कल्चर मीडिया। इसमें क्या है? इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं। न्यूट्रिएंट्स हैं ताकि वो माइक्रोब जो है वो इन न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करके ग्रो कर सके। इन न्यूट्रिएंट्स को कंट्रोल करके हम बहुत से माइक्रोब्स की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं और बहुत से माइक्रोब्स की ग्रोथ को कम कर सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कुछ स्पेसिफिक चाहिए होते हैं न्यूट्रिएंट्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी मौजूदगी की वजह से, जिनकी प्रेजेंस की वजह से वो ग्रो नहीं कर पाते। तो ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। कल्चर मीडिया वो मीडियम है, वो स्पेस है, वो जगह है जहां पर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा। कल्चर मीडिया क्या है? वो मीडियम है, वो जगह है, वो स्पेस है जहाँ पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने ग्रो करना है। कल्चर मीडिया दो टाइप का होता है, एक होता है नेचुरल मीडिया और एक होता है सिंथेटिक मीडिया। नेचर में हमें जो भी चीजें मिलती हैं हम उनके बारे में चीजें डिस्कवर कर सकते हैं कि इसके अंदर ये भी मौजूद है, ये भी मौजूद है, ये भी मौजूद है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्ट सिर्फ और सिर्फ नेचर की नेचुरली तौर पे जो चीजें पाई जा रही हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ यही है। उसके ऊपर एग्जैक्ट होने का हम लोग ठप्पा नहीं लगा सकते। जैसे हम लोग कहते हैं कि हवा के अंदर नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, लेकिन हम लोग ये नहीं कहते कि हवा के अंदर सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि और भी बहुत सी चीजें हो सकती हैं। नेचुरल तौर पे अगर हमें कोई फ्लावर मिला है, उस फ्लावर को हम लोग, उसके अंदर से चीजें हम लोग निकालेंगे, कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट है, कोई प्लांट है, उसके अंदर से भी हम चीजें एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो हम कभी भी नहीं ये कह सकते कि इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये है। क्योंकि इतनी ना हमारे पास टेक्नोलॉजी आई है और ना हमारे पास इतना अच्छे रिसर्च, हमारी कैपेबिलिटीज हैं कि हम कहें कि सिर्फ और सिर्फ ये है। हर दफा हम लोग अपनी रिसर्च का मेथड बदलते हैं और अपनी जो है टेक्नोलॉजी बदलते हैं, तो हम एक और नई चीज डिस्कवर करते हैं उसके अंदर से। तो नेचर में जो भी चीज पाई जाती है, नेचुरली तौर पे कोई भी चीज जो पाई जाती है, उसके एग्जैक्ट कंपोनेंट्स का हमें नहीं पता होता। सेम इसी तरीके से जो नेचुरल मीडिया है, नेचुरल मीडिया जो है उसके एग्जैक्ट सेम कंपोनेंट्स का हमें नहीं पता। नेचुरल मीडिया में सबसे पहली एग्जांपल है बीफ ब्रॉथ की। हम लोगों का ये बहुत पुराने टाइम पे चल रहा है, जब माइक्रोबायोलॉजी डिस्कवर हुई थी 16वीं सदी 17वीं सदी वाले टाइम पे, वहां पे उस टाइम पे तब हमें लगता था कि जो सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स जो हैं, और इवन अब हमारे बड़ों को भी ये लगता है कि जो सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो यखनी के अंदर होते हैं। ठीक है, वो यखनी के अंदर होते हैं, ब्रॉथ के अंदर होते हैं सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स। और उन्होंने, साइंटिस्ट ने भी इसी कॉन्सेप्ट को लेकर उन्होंने बीफ ब्रॉथ को यूज किया, बीफ की यखनी को। पास्टर कूच जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, जो सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजिस्ट बायोलॉजिस्ट माने जाते हैं, सबसे पायनियर माइक्रोबायोलॉजिस्ट माने जाते हैं, जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड को इंट्रोड्यूस करवाया था कि ये भी एक फील्ड है। तो इन्होंने क्या किया था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लैब में ग्रो करवाने के लिए जो मीडिया यूज किया था, जिसके अंदर इन्होंने लैब में ग्रो करवाया था, जैसे ये जो आपको प्लेट नजर आ रही है, चाइना डिश नजर आ रही है, सॉरी ये पेट्री डिश नजर आ रही है, ये इसको जो इसने डिस्कवर करवाया था वो, उन्होंने बीफ ब्रॉथ को यूज किया था। बीफ ब्रॉथ को यूज करके इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाया। फिर जब इन्होंने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो ग्रो हो जाता है, लेकिन मसला कहाँ पे आता है, अब लिक्विड के अंदर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक्सट्रैक्ट करना बड़ा मुश्किल हो गया। अब लिक्विड के अंदर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे निकालना है? फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ऐसा केमिकल यूज किया या फिर एक ऐसा सब्सटेंस यूज किया जिसने उस बीफ ब्रॉथ को थोड़ा सा जेली लाइक कर दिया।
जेली पता है ना, बचपन में हम लोगों ने खाई हुई थी, उन्होंने ना उसको जेली लाइक कर दिया। ना उसको सॉलिड किया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर, ताकि उसके अंदर से गुजर सके, और ना उसको इतना लिक्विड रखा, उसको एक सेमी सॉलिड सा, उसको एक जो है जेली लाइक सा सब्सटेंस बना दिया। तो वो जो उन्होंने चीज यूज की, जो उन्होंने सब्सटेंस यूज किया, जिसकी वजह से वो लिक्विड जो है वो एक सेमी सॉलिड कह लें या फिर कह लें कि जेली लाइक सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट हो गया, उस सब्सटेंस का नाम था एगर। एगर जो है ये उसने उन्होंने मेरीन एल्गी से लिया, मेरीन एल्गी से उन्होंने ये एगर लिया। और इसकी केमिकल नेचर क्या थी उस एगर की? उस एगर की केमिकल नेचर ये थी कि वो एक पॉलीसेकेराइड था। पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं बच्चों, आप लोगों ने अब तक पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मैं बताती हूँ। पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप है। ये एगर जो था ये केमिकली तौर पे पॉलीसेकेराइड था, और इन्होंने कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया था? नेचुरली तौर पे एक्सट्रैक्ट करना है ना, तो नेचुरली तौर पे इन्होंने मेरीन एल्गी से लिया, ये दरियाई एल्गी से लिया। अच्छा, अब ये जो एगर है इसके अंदर कोई खुद न्यूट्रिएंट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिएंट्स को सॉलिडिफाई करने के तौर पे काम आता है। इट एड्स नो न्यूट्रिएंट्स टू द मीडिया। मतलब कि आपने बीफ ब्रॉथ ही लिया, बीफ एक्सट्रैक्ट लिया, वाटर लिया, पेप्टोन लिया। पेप्टोन क्या था? प्रोटीन सप्लीमेंट को पेप्टोन कहते हैं। और प्रोटीन जो है वो एनिमल सोर्स का भी हो सकता है, और प्लांट सोर्स से भी हम प्रोटीन हासिल कर सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए प्रोटीन्स भी रिक्वायर्ड होंगी। फिर इस तमाम मटेरियल को, ये जैसे अगर ये लिक्विड फॉर्म में सारा मटेरियल आपने इकट्ठा कर लिया, इस तमाम मटेरियल को सॉलिडिफाई करने के लिए उन्होंने एगर डाला। एगर जब आप लोगों ने उसके अंदर डाला तो एगर ने उसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं ऐड की, बल्कि उस लिक्विड को उसने क्या कर दिया? थोड़ा सा सॉलिड बना दिया। इतना सॉलिड बनाना है, ऐसे पत्थर की तरह सॉलिड नहीं बनाना, जैसे हम नॉर्मली सर्फेसिस को कहते हैं, जैसे हम चेयर, या अगर आप इस टाइम पे किसी जगह पे बैठे हुए हैं तो वो इतनी सॉलिड सर्फेस है, वैसी नहीं। इस तरह की सर्फेस थी कि उसके अंदर से बैक्टीरिया पेनिट्रेट कर सकते हैं, जेली लाइक। तो ये न्यूट्रिएंट एगर का अलग से क्वेश्चन एक दो दफा आया हुआ है कि न्यूट्रिएंट एगर क्या होता है। मॉडर्न फॉर्म ऑफ लिक्विड मीडिया इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट ब्रॉथ या न्यूट्रिएंट एगर। और ये उसके कंपोनेंट्स हैं वाटर, बीफ एक्सट्रैक्ट, पेप्टोन एंड एगर। न्यूट्रिएंट एगर का अलग से आपको क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपको न्यूट्रिएंट एगर का क्वेश्चन आता है, जस्ट इतना नहीं लिखना, आपने शुरू में ये भी बताना है कि ये नेचुरल मीडिया है, नेचुरल मीडिया क्या होता है, मीडिया क्या होता है, मीडिया के अंदर कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ग्रो कर जाते हैं। नेक्स्ट, नेचुरल मीडिया की एक और एग्जांपल है इनरिच्ड मीडिया। इनरिच, रिच का क्या मतलब होता है? जिसके ऊपर हम लोग कॉमनली तौर पर, कॉमन टंग के अंदर हम रिच उसको कहते हैं जिसके पास रिसोर्सेज ज्यादा है। ठीक है। तो इनरिच मीडिया ऐसा मीडिया होता है जिसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो स्पेसिफिक टू बैक्टीरिया होते हैं, मतलब ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल न्यूट्रिएंट एगर। उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ज्यादा हैं। और क्यों ज्यादा हैं? क्योंकि वो जिस बैक्टीरिया को हमने उस प्लेट के अंदर या उस न्यूट्रिएंट एगर के अंदर ग्रो करवाना है, उस बैक्टीरिया की डिमांड है कि मुझे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए। हर बैक्टीरिया की डिमांड नहीं होती। मोस्टली 70 to 80% बैक्टीरिया जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट एगर के अंदर ग्रो कर जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको स्पेशल टाइप का मीडिया चाहिए होता है। तो उस स्पेशल टाइप के मीडिया के लिए क्या किया जाता है? उस स्पेशल टाइप के मीडिया के लिए उस न्यूट्रिएंट एगर के अंदर ही सॉलिड होने से पहले, उस जब हम उसको उसके अंदर एगर डालते हैं तो एगर को सॉलिडिफाई होने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, आधा पौना घंटा लग जाएगा, 15-20 मिनट लग जाएंगे, टेम्परेचर डिपेंड करता है आपकी लैब का टेम्परेचर कितना कंट्रोल्ड है। तो सॉलिडिफाई होने से पहले हम वो जो एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट है, एक है, दो एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट है, तीन एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट है, जितने भी एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट है, सॉलिडिफाई होने से पहले ही हम उन इंग्रेडिएंट्स को न्यूट्रिएंट एगर के अंदर ऐड कर देते हैं। सबसे पहले इनरिच मीडिया की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया ग्रो वेल इन न्यूट्रिएंट ब्रॉथ और न्यूट्रिएंट एगर। न्यूट्रिएंट ब्रॉथ और न्यूट्रिएंट एगर एक ही चीज है। ठीक है, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ और न्यूट्रिएंट एगर एक ही चीज है, बस एगर उसके अंदर हम ऐड कर देते हैं ताकि वो सॉलिडिफाई हो जाए। दोनों सेम सिनोनिमस हैं। लेकिन सम फास्टिडियस बैक्टीरिया में रिक्वायर्ड स्पेशली इनरिच्ड मीडिया। वो बैक्टीरिया जिनको एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है टू ग्रो देमसेल्व्स, दे आर कॉल्ड फास्टिडियस बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया जिनको एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है टू ग्रो देमसेल्व्स, उनको ग्रो करने के लिए, उनको प्रिवेल करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, वो फास्टिडियस बैक्टीरिया कहलाते हैं। और फास्टिडियस बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए हम न्यूट्रिएंट एगर या न्यूट्रिएंट ब्रॉथ नहीं इस्तेमाल करते, बल्कि हम एक ऐसा मीडिया इस्तेमाल करते हैं जिसमें वो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स हमने ऐड किए हों। और वो मीडिया क्या कहलाता है? इनरिच्ड मीडिया कहलाता है। यहाँ पे इन्होंने दो इनरिच मीडिया की एग्जांपल्स दी हैं।
इनरिच मीडिया की दो की जो एग्जांपल्स इन्होंने हमें दी हैं, एक मिनट बच्चों, है ना, ये नहीं चल रहा। अच्छा, ये जो इन्होंने दो की एग्जांपल्स दी हैं, एक है ब्लड एगर और एक है चॉकलेट एगर। ब्लैक ब्लड एगर और चॉकलेट एगर जो है इनरिच मीडिया की एग्जांपल है। ब्लड एगर के अंदर हम क्या करते हैं, अब इसमें हमने होल ब्लड डालना है। ये ह्यूमन सोर्स का भी हो सकता है, ये एनिमल सोर्स का भी हो सकता है। ठीक है, अब ये नहीं होता कि इसके अंदर कोई 200 ml 500 ml 100 ml डाल दें। फ्यू ड्रॉप्स हमने एंटर करने होते हैं। ठीक है, पहली चीज ये, आपने अपना मीडिया बना लिया, नेचुरल जो न्यूट्रिएंट मीडिया था जिसके अंदर बीफ ब्रॉथ पेप्टोन और आपने वाटर एक्सट्रैक्ट सब कुछ डाला था। उसके बाद आपने उसके अंदर एगर डाला। एगर डालने के बाद उसको सॉलिडिफाई होने से पहले उसके अंदर थोड़ा सा क्या डाला जाता है, होल ब्लड। होल ब्लड का मीन्स ये है कि सीरम प्लाज्मा और रेड ब्लड सेल्स को अलग अलग नहीं करना, कंप्लीट ब्लड डालना है। वो क्वांटिटी जो होती है वो डिपेंड करता है आप बना कितने रहे हो मीडिया, दो दो तीन ड्रॉप से लेकर जो है 1-2 ml तक भी ये हो सकता है। तो आपने उसको डाल दिया, उसके अंदर उसको हल्का सा स्टिर कर दिया एंड देन उसको आपने सॉलिडिफाई होने के लिए छोड़ दिया। वो जो है जेली लाइक मटेरियल बन जाता है। जेली लाइक मटेरियल बन गया, आपका मीडिया बन गया। अब कौन सा बैक्टीरिया इस मीडिया के अंदर अच्छे तरीके से ग्रो करता है, यहाँ पे स्पीशीज का नाम लिखा हुआ है। स्टेप्टोकोकाई की वो स्पीशी जो गला खराब, मतलब स्ट्रेप थ्रोट, गले की खराश और स्कारलेट फीवर, इनको जो है कॉज करती है, वो इस मीडिया के अंदर अच्छा ग्रो कर जाती है। ब्लड एगर के अंदर कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई की वो स्पीशीज, स्ट्रेप्टोकोकाई की वो टाइप जो कि स्ट्रेप थ्रोट, गले की खराश और स्कारलेट फीवर कॉज करते हैं, वो ब्लड एगर के अंदर अच्छे तरीके से ग्रो हो जाते हैं। अब इसी ब्लड एगर को अगर हम लोग हीट करें, इसी ब्लड एगर को अगर हम लोग हीट करें, इसी प्लेट को जब हमने बना लिया, इसको आपने हीट करना शुरू कर दिया, सॉलिडिफाई होने के बाद आपने इसको हीट करना शुरू कर दिया। अब आपने जब इसको हीट कर दिया है, तो ब्लड जो है, जो पहले रेड कलर का है, अब हीट लगने से रेड ब्लड सेल रप्चर होंगे, रेड ब्लड सेल टूटेंगे। रेड ब्लड सेल टूटेंगे, अंदर से हीमोग्लोबिन बाहर आ जाएगा। हीमोग्लोबिन जब बाहर आता है तो हीमोग्लोबिन का कलर होता है चॉकलेट ब्राउन। ठीक है, तो अब ये मीडिया जो पहले ब्लड एगर था, अब ये चॉकलेट मीडिया बन जाएगा। अब दोबारा मैं आपको ये बात बताती हूँ कि ब्लड एगर बनाने के बाद आपने उस मीडिया को हीट करना है। सॉलिडिफाई होने से पहले आपने उसको हीट करना है। जैसे ही उसको हीट लगेगी, आपके जो मीडिया के अंदर रेड ब्लड सेल्स हैं वो रप्चर कर जाएंगे, वो फट जाएंगे, टूट जाएंगे। उनके अंदर से हीमोग्लोबिन बाहर निकल आएगा, और जैसे ही हीमोग्लोबिन बाहर निकलेगा, हीमोग्लोबिन का अपना कलर क्या है, चॉकलेट ब्राउन। तो वो मीडिया जो पहले रेड कलर का था, हीट करने से वो मीडिया किस कलर का हो जाएगा, चॉकलेट ब्राउन कलर का हो जाएगा। आयरन की मौजूदगी की वजह से, हीमोग्लोबिन की मौजूदगी की वजह से वो अब किस कलर का मीडिया हो जाएगा, चॉकलेट ब्राउन कलर का हो जाएगा। दैट इज वाई अब इसको चॉकलेट एगर कहेंगे। आप लोगों ने ये नहीं कहना कि ब्लड एगर के अंदर ब्लड डाला था तो चॉकलेट एगर के अंदर हमने चॉकलेट ऐड करवाई थी एगर मीडिया के अंदर। उसी ब्लड एगर को जब हम हीट करेंगे तो चॉकलेट एगर बनेगा। कौन सी स्पीशीज के लिए जरूरी होता है, नसेरिया स्पीशीज जो है उसके लिए, उसकी ग्रोथ के लिए चॉकलेट एगर जरूरी होता है। और हीट करने से पहले, सॉलिडिफिकेशन से पहले ही हम लोग ब्लड एगर को हीट करते हैं। जैसे सारे इंग्रेडिएंट्स डालने से के बाद, सॉलिडिफाई होने से पहले, मतलब उसको जमने से पहले, जैसे ही आपने सारे इंग्रेडिएंट्स डालें आप उसको हीट करें। हीटिंग से रेड ब्लड सेल रप्चर होगा और हीमोग्लोबिन रिलीज होगा। और हीमोग्लोबिन का चॉकलेट ब्राउन रंग है, जिसकी वजह से नाउ दिस मीडियम इज टर्म्ड एज चॉकलेट एगर बिकॉज ऑफ द चार्ड ब्राउन पीरियड। चार्ड होता है, ये जो राख होती है ना, राख, कोई भी चीज जलाएं, अगर हम कोई पेपर जलाएं या कोई भी चीज जलाएं तो राख जो होती है वो हमें काले रंग की नजर आती है ना, वो एक्चुअली में अगर आप उसको जरा गौर से देखें तो वो चॉकलेट ब्राउन कलर होता है, वो काला रंग नहीं होता। वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हमको नजर आता है तो हम लोगों की आईज उसको ब्लैक रिसीव करती हैं। तो चार्ड ब्राउन अपीयरेंस इज चॉकलेट ब्राउन, डार्क चॉकलेट ब्राउन अपीयरेंस। बच्चे ये क्वेश्चन भी एक सिलेक्टिव इनरिच मीडिया का आपको पूरा क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें आपने शुरू में आपने नेचुरल मीडिया को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि नेचुरल मीडिया क्या होता है, फिर नेचुरल मीडिया किन किन चीज किन बैक्टीरिया के लिए जरूरी होता है। उसके बाद आपने बताना है कि नेचुरल मीडिया की टाइप है इनरिच्ड मीडिया। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन आप अगर अच्छे तरीके से अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो आपके पूरे मार्क्स नहीं आएंगे, फिर आप कहेंगे मैं पेपर पूरा करके आया था या पेपर पूरा करके आई थी लेकिन मेरे नंबर नहीं अच्छे आए। क्योंकि क्वेश्चन आपने अच्छा अटेम्प्ट करेंगे तो आपके नंबर अच्छे आएंगे।
आपने शुरू में वो एक्सप्लेन करने के बाद फिर आपने इनरिच मीडिया की डेफिनेशन लिखनी है, ये इनरिच मीडिया की डेफिनेशन है। देन आपने इनरिच मीडिया की दो टाइप्स हैं, ऐसा नहीं है कि इसके अलावा टाइप्स नहीं है, बहुत सी और टाइप्स हैं, आपकी किताब में दो बताई गई हैं, तो ये दो टाइप्स का आपने बताना है, ब्लड एगर और चॉकलेट एगर, ये सारा आपने एक्सप्लेन करना है और आपका एक 5 नंबर का सवाल कंप्लीट हो जाएगा। बच्चे आप लोगों को जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस में बताती जा रही हूँ कि आप लोगों ने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, बराए मेहरबानी ऐसे ही अटेम्प्ट कीजिएगा, साथ नोट डाउन कर लिया करें अपनी बुक के ऊपर या अपने रजिस्टर के ऊपर, बाद में आप लोगों को इशू ना हो पेपर अटेम्प्ट का, वो फिर बहुत मसला बन जाता है, बच्चा उस टाइम पे पैनिक हो रहा होता है कि याद तो मैं कर लूं, पता नहीं मैं ठीक से अटेम्प्ट कर सकूंगा कि नहीं। नेक्स्ट हमारे पास नेचुरल मीडिया की एग्जांपल है सिलेक्टिव मीडिया। सिलेक्टिव मीडिया ऐसा मीडिया, देखो नाम से पता चल रहा है, ये एक ऐसा मीडिया है, इसके इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जो कुछ बैक्टीरिया की ग्रोथ को रुकवा देते हैं और कुछ बैक्टीरिया की ग्रोथ को परमिट करते हैं। Selective media contains ingredients to inhibit the growth of certain bacteria in a mixture while permitting the growth of other। मतलब ये सिलेक्ट करेंगे कि हमने किसकी ग्रोथ को बढ़ाना है और किसकी ग्रोथ को रोकना है। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। उसके बाद दो तरह की इन्होंने आपको एग्जाम्पल दी है, एक है मैनिटोल सॉल्ट एगर और एक है एओसिन मिथाइलिन ब्लू एगर। मैनिटोल सॉल्ट एगर के अंदर हम लोग एगर मीडिया के अंदर मैनिटोल डाल देते हैं। मैनिटोल एक ऑस्मोटिक जो है ना सॉल्ट है, इसकी हाई कंसंट्रेशन होती है बहुत ज्यादा, और वो बैक्टीरिया जो मैनिटोल को यूज करके, मैनिटोल वैसे कार्बोहाइड्रेट है, वो बैक्टीरिया जो मैनिटोल को यूज करके उसकी फर्मेंटेशन करके उसको इस्तेमाल करते हैं, वही इसमें ग्रो कर पाएंगे, वरना मैनिटोल अपनी मौजूदगी में किसी को भी ग्रो नहीं करने देता, ये इतना हाई कंसंट्रेशन सॉल्ट है। मैनिटोल इतना हाई कंसंट्रेशन सॉल्ट है कि वो अपनी मौजूदगी के अंदर किसी को भी ग्रो नहीं करने देगा। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उस मैनिटोल को, उस कार्बोहाइड्रेट, मतलब मैनिटोल एक कार्बोहाइड्रेट है, उस कार्बोहाइड्रेट को अब फर्मेंट करेगा, तोड़ेगा और तोड़ के उसको किसी इंग्रेडिएंट में कन्वर्ट करेगा, वही इस मीडिया के अंदर ग्रो कर पाता है। और उन्होंने एग्जांपल दिया है स्टेफ्लोकोकाई। स्टेफ्लोकोकाई जो हैं दे आर कल्टिवेटेड ऑन मैनिटोल, ये आपको एमसीक्यू भी आ सकता है। दिस मीडिया कंटेन्स मैनिटोल एंड हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन। मैनिटोल एक हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन ऑस्मोटिक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, इसकी इतनी कंसंट्रेशन हाई होती है दैट इनहिबिट्स मोस्ट अदर बैक्टीरिया, ये ऑलमोस्ट तमाम बैक्टीरिया को जो है इनहिबिट करता है, सिर्फ उन बैक्टीरिया को अलाउ करता है कि वो ग्रो करें जो कि इस मैनिटोल को, इस कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम करते हैं। मैनिटोल इज एन अल्कोहलिक कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेड बाय, अब ये आपने अल्कोहलिक कार्बोहाइड्रेट को भी अंडरलाइन करें, ये भी आपको एमसीक्यू आ सकता है। ये इसके अंदर जो है अल्कोहलिक ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है। ये एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है दैट इज फर्मेंटेड बाय स्टेफ्लोकोकाई। स्टेफ्लोकोकाई इसमें ग्रो क्यों करते हैं? स्टेफ्लोकोकाई इसमें ग्रो इसलिए करते हैं क्योंकि स्टेफ्लोकोकाई जो है वो इस मैनिटोल को क्या करते हैं, फर्मेंट करते हैं, इसको यूटिलाइज करते हैं, इसको इस्तेमाल करके, इसको तोड़ के इसको किसी और प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एओसिन मिथाइलिन ब्लू एगर। एओसिन मिथाइलिन ब्लू एगर जो है ये भी सिलेक्टिव मीडिया है, ये सिर्फ और सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को अपने अंदर ग्रो करने देता है। इयोसिन मिथाइलिन ब्लू एगर के अंदर दो कलर, दो डाइज होते हैं, इयोसिन और मिथाइलिन ब्लू। इयोसिन जो है ये एसिडिक डाई है, मिथाइलिन ब्लू जो है ये बेसिक डाई है। इयोसिन क्या है? एसिडिक डाई है, ये होता भी रेड कलर का है, और मिथाइलिन ब्लू जो है ये ब्लू कलर का होता है, लेकिन इयोसिन का इतना डार्क इम्पैक्ट होता है कि ओवरऑल जब आप इयोसिन मिथाइलिन ब्लू एगर बनाते हो तो वो रेडिश कलर का ही होता है। इयोसिन अलग एक डाई है, मिथाइलिन ब्लू अलग डाई है। इन दो डाइस को हम जब हम लोग एगर मीडिया में डालते हैं तो ईएमबी एगर बनता है। ईएमबी एगर जो है ये अपने एसिडिक और बेसिक कंबाइंड करेक्टर की वजह से सिर्फ और सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को अपने अंदर ग्रो करने देता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को अपने अंदर ग्रो नहीं करने देता। दे इनहिबिट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये देखें, ये आप अंडरलाइन करें, दे इनहिबिट रोकते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को, और अलाउ किसको करने देता है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को। और इट आल्सो कंटेन्स एओसिन एंड मिथाइलिन ब्लू टू डाइज। डाई क्या होता है? कलर। ये स्टेन्स है, STAINS, डाइस के साथ स्टेन भी लिख लें, ये कलर है। ये आप लोगों को सिलेक्टिव
मीडिया का अलग से क्वेश्चन आ सकता है। फिर वही बात कहूंगी, शुरू में आपने नेचुरल मीडिया के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, देन सेलेक्टिव बैक्टीरिया बताना है कि नेचुरल मीडिया की एग्जांपल है, उसकी डेफिनेशन, देन उसकी दो टाइप्स। इसके अलावा बहुत सी और सी टाइप हो सकती हैं, आपको सिर्फ दो टाइप आपकी किताब में बताई गई हैं। नेक्स्ट हमारे पास नेचुरल मीडिया की लास्ट एग्जांपल है डिफरेंशियल मीडिया। तो जो डिफरेंशियल मीडिया जो है ये ऐसा मीडिया होता है जिसमें एक ही प्लेट के ऊपर हम एक या एक से ज्यादा बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हैं। ठीक है, हम उसके अंदर दो से तीन किस्म के डाइस डाल देते हैं। ठीक है, हमने उसके अंदर दो से तीन किस्म के कलर डाल दिए हैं। अब कुछ बैक्टीरिया एक कलर के ग्रो करते हैं, कुछ बैक्टीरिया दूसरे कलर के ग्रो करते हैं। कलर ग्रेडिंग की वजह से, कलर डिफरेंस की वजह से हम इस चीज का जो है मेक श्योर करते हैं कि ये डिफरेंट कॉलोनी है बैक्टीरिया की और ये डिफरेंट कॉलोनी है। अब ये डायग्राम में देखें, ये डिफरेंट कॉलोनी है, ये डिफरेंट कलर की है। ये डिफरेंट कॉलोनी है, ये डिफरेंट कलर की है। और ये देखें, ये डिफरेंट कॉलोनी है, डिफरेंट कलर की है। हम देखते हैं कि डिफरेंशिएट कर पाते हैं, फर्क कर पाते हैं, डिस्टिंग्विश कर पाते हैं एक बैक्टीरिया की, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कॉलोनी को दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कॉलोनी से। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो है ग्रोथ को दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ से हम क्या कर पाते हैं, डिफरेंशिएट कर पाते हैं। Another type of media is the differential media. This medium makes it easy to distinguish colonies of one organism from the colonies of other organism on the same plate. ये चीज आपने नोट करनी है, on the same plate। एक ही प्लेट के ऊपर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ से डिस्टिंग्विश करने के लिए हमें पता चल जाता है ना, ये अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। लाइनों की सूरत में ना भी हो, ये गोल दायरों की शक्ल में भी हो सकते हैं, किसी भी शक्ल में होते हैं, बस हम फर्क कर देते हैं कि ये दो अलग हैं। अब इसके अंदर डिफरेंशियल मीडिया की एग्जांपल है मैकॉन्के एगर। ये इधर हेडिंग है बेटा, ये आप लोगों को लग रहा है कि ये उसी की डिटेल लिखी हुई है, ये हेडिंग है, इसको आप हेडिंग बना लें। मैकॉन्के एगर, मैकॉन्के एगर जो है इस ये एक डिफरेंशियल मीडिया भी है और ये सिलेक्टिव मीडिया भी है। ठीक है, पहली बात ये मैं करूंगी कि मैकॉन्के एगर जो है वो एक डिफरेंशियल मीडिया भी है और ये क्या है, सिलेक्टिव मीडिया भी है। ये ग्राम पॉजिटिव की बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। ये क्या करता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। तो एक की ग्रोथ को रोक रहा है और ग्राम नेगेटिव की ग्रोथ को करवा रहा है, तो ये क्या बना, ये सिलेक्टिव बैक्टीरिया बना। इसके इंग्रेडिएंट्स अगर हम देखें तो इसके अंदर लैक्टोज होता है, और वो बैक्टीरिया जो कि लैक्टोज को फर्मेंट करेंगे वो ही सिर्फ इसके अंदर ग्रो कर पाएंगे, और उन बैक्टीरिया की जो कॉलोनीज हैं वो क्या होंगी, रेड कॉलोनीज होंगी। उसके अलावा बाकी जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सारे कलरलेस ग्रो करेंगे। कौन सा इसके अंदर मौजूद होता है, लैक्टोज मौजूद होता है। उसके बाद मैकॉन्की एगर के अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट है दैट इज बाइल सॉल्ट्स। बाइल सॉल्ट्स क्या करते हैं, ये इनहिबिट करते हैं ग्राम पॉजिटिव की ग्रोथ को। अगर ये ग्राम पॉजिटिव की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं तो इसका मतलब है कि ये क्या है, ये डिफरेंशियल मीडिया होने के साथ साथ ये सेलेक्टिव मीडिया भी है। तो मैकॉन्की एगर इज एन एग्जांपल ऑफ बोथ सेलेक्टिव एज वेल एज, ये देखें ये लिखा भी हुआ है, मैकॉन्की दिस मीडिया इज द सेलेक्टिव एज वेल एज डिफरेंशियल। बच्चे ये आप लोगों के नेचुरल मीडिया हो गए। इनके अलग अलग डिफरेंशियल का भी अलग से क्वेश्चन आ सकता है, सेलेक्टिव का भी अलग से आ सकता है, इनरिच्ड का भी अलग से आ सकता है। और आपको एक ये भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज नेचुरल मीडिया, नेम नेचुरल ब्रोथ्स, या नेम ऑल द नेम ऑफ नेचुरल मीडिया, या राइट अ नोट ऑन नेचुरल मीडिया। चलें, अब अगर आपको राइट अ नोट ऑन नेचुरल मीडिया आ गया, अब आप ये सारे के सारे नहीं लिख सकते। अब आप सबसे पहले नेचुरल मीडिया की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आप सबके नाम लिखेंगे पहले। They are the following natural media. A number A, B broth, number 1, number 2 natural agar, number 3 enriched media, number 4 selective, number 5 differential। फिर आपने हर एक के नीचे दो दो लाइंस लिख देनी है, उनकी डेफिनेशन, उनकी टाइप का नेम। न्यूटन एगर की बस डेफिनेशन लिखें और उसकी एक दो लाइंस लिख दें। देन इसकी आपने डेफिनेशन लिखी और इन दोनों के सिर्फ नाम लिख दिए। इसकी डेफिनेशन लिखी, इसके नाम लिख दिए। वो क्वेश्चन जिसमें आपसे पूरे के पूरे नेचुरल मीडिया का पूछा जा रहा है उसका मैं बता रही हूँ। सिर्फ आपने डेफिनेशन लिखी, दोस्तों के नाम लिख दिए। क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप ये सारा का सारा लिखना शुरू करेंगे तो इतना तो आप लोगों को पेजेस ही नहीं मिलने और ना आपके पास इतना टाइम होगा। और 5 नंबर का आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है जिसमें से अगर आप 6 पेजेस का वो लिख देंगे तो 5 में से 10 नंबर तो मिलने नहीं है, 5 में से तो 5 मिलने हैं। तो वो क्वेश्चन करते करते किसी और क्वेश्चन को स्किप ना कर दीजिएगा। डेफिनेशन और टाइप के नेम, डेफिनेशन और टाइप के नेम, यही करते करते आपके 2 से 2.5 पेजेस भर जाने हैं। एग्जाम्पल देना चाहें तो एग्जाम्पल दीजिएगा।
डायग्राम बनाना चाहें तो जरूर डायग्राम बनाइएगा। डायग्राम बना के एक पेन से मीडिया बना दिया, एक जो है मार्कर से बना दिया, एक को कोई और नाम दे दिया, एक को कोई और नाम दे दिया, ताकि पता चल जाए ये दो डिफरेंट तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कॉलोनीज थी। लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे एक क्वेश्चन, दैट इज सिंथेटिक मीडिया। नेचुरल मीडिया कितने ज्यादा थे, हमने सारे पढ़े हैं। अब एक है सिंथेटिक मीडिया। क्या होता है? ऐसा मीडिया जो कि दैट इज केमिकली डिफाइंड। केमिकली डिफाइंड मींस कि हमने इसको लैब में बनाया, हमें पता है हमने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डाले हैं, हमने इसके अंदर कितना कार्बोहाइड्रेट डाला है, कितना वाटर डाला है, कितना हमने प्रोटीन लिया है, कितने हमने क्या क्या चीजें डाली है, हमें सारा का पता है। दैट इज केमिकली डिफाइंड। अब हमें इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हो सकते हैं, इसके अंदर ग्लूकोज एंटर हो सकता है, अमोनियम फॉस्फेट, पोटेशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, कुछ भी इसके अंदर हम एंटर कर सकते हैं। कितना कितना एंटर कर रहे हैं और क्या क्या एंटर कर, मतलब क्या क्या इंग्रेडिएंट है और उनकी कितनी कितनी मिकदार हम एंटर कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग हमने इस मीडिया के अंदर डिफाइंड है। सो दिस मीडिया इज केमिकली डिफाइंड। इसको तो अंडरलाइन करें ना पहले। नेक्स्ट इसके हम इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हैं। अब इसके इंग्रेडिएंट्स में ना बच्चों साथ साथ इन्होंने ना उनके इंग्रेडिएंट्स के काम भी बताए हैं कि इस इंग्रेडिएंट का ये काम है। जैसे ग्लूकोज का क्या काम है? इट सप्लाइज एनर्जी, ग्लूकोज एनर्जी देता है। अमोनियम आइंस का क्या काम है? ये सोर्स ऑफ नाइट्रोजन होते हैं, और सोर्स ऑफ नाइट्रोजन जो है वो अमाइनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड बनाने में काम आता है। ये जो सोर्स ऑफ नाइट्रोजन है, ये न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए और आरएनए बनाने के काम आएगा, और अमाइनो एसिड वही डीएनए और आरएनए बनाने के और प्रोटीन्स बनाने के काम आएंगे। ये आपका एमसीक्यू आ सकते हैं अलग अलग से। फॉस्फेट, फॉस्फेट भी डीएनए और आरएनए बनाने के काम आता है, क्योंकि आपके डीएनए और आरएनए का जो डबल हेलिक्स है, उसकी जो बैकबोन होती है वो फॉस्फेट होता है। उसका जो पूरी की पूरी बैकबोन बनी हुई है वो फॉस्फेट ग्रुप की बनती है। उसके बाद ये आपके ना बच्चों, ये एमसीक्यू के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। सल्फर जो है, जो मैग्नीशियम सल्फेट से हम लेते हैं, वो एंजाइम्स बनाने के काम आता है। न्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं ना, तो उसको हर चीज चाहिए। और सोडियम क्लोराइड जो है वो एनवायरनमेंट को स्टेबल रखने के लिए, आइसोटोनिक रखने के लिए इस्तेमाल होता है। दोबारा से देखते हैं। ग्लूकोज एनर्जी के लिए, अमोनियम आयन से नाइट्रोजन मिलता है जो कि अमाइनो एसिड के आगे ब्रैकेट लगाएं और प्रोटीन लिखें। अमाइनो एसिड के साथ ब्रैकेट लगा के प्रोटीन लिख लें। प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए और न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन के लिए हमारे लिए ये नाइट्रोजन बहुत जरूरी है। फिर फॉस्फेट किसके लिए जरूरी है? डीएनए आरएनए सिंथेसिस के लिए जरूरी है। सल्फर किसके लिए जरूरी है? एंजाइम फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। बच्चों ये इंग्रेडिएंट्स भी आप लोगों ने एक दफा देख लेने हैं। ये इंग्रेडिएंट्स के नाम है, ये इसके कंपोनेंट्स कह लें, इंग्रेडिएंट्स कह लें। उसके बाद मैग्नीशियम कहाँ से हासिल हो रहा है? मैग्नीशियम हासिल हो रहा है बच्चों, मैग्नीशियम सल्फेट से हासिल हो रहा है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। सोडियम क्लोराइड जो है ये क्या करता है? यहाँ पे ना ब्रैकेट लगा के आइसोटोनिक लिख लें। ये इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल करने के लिए या आइसोटोनिक बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें ये डेफिनेशन है पहली 2 लाइंस, देन ये कंपोनेंट्स हैं, और ये रोल ऑफ कंपोनेंट्स है। हेडिंग लिखें डेफिनेशन, इधर तक नोन तक डेफिनेशन है। ये जो येलो में मैंने किया हुआ है, दीज आर कंपोनेंट्स, इनको कंपोनेंट्स की हेडिंग लगाएं। और ये जो नंबर वाइज हैं, ये रोल ऑफ कंपोनेंट्स हैं। जैसे रोल ऑफ इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट होते हैं ना कि हर इंग्रेडिएंट का क्या रोल है, वैसे इस तरह से ये रोल ऑफ कंपोनेंट्स हैं। ये 3 हेडिंग्स हो गई और ये आपका 5 मार्क का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आज हम लोगों ने बच्चों नेचुरल मीडिया और सिंथेटिक मीडिया दोनों कर लिए हैं।